हेलो एवरीवन, हितार्थ परिवार में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर पर, और आज की हमारी क्लास है संघ शासित प्रदेश लद्दाख पर। लद्दाख में ला मीन्स होता है पास या फिर दर्रा, ये आप लोगों को पता है। पास या फिर दर्रा को ला कहते हैं। और दाख मीन्स जो तिब्बती लैंग्वेज है उसे उसमें दाख मीन्स होता है भूमि या फिर लैंड। इसलिए लद्दाख को हम कहते हैं लैंड ऑफ पासेस, लैंड ऑफ पासेस या फिर दर्रों की भूमि। यदि हम बात करें लद्दाख की तो इसे भी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत बनाया गया है। इसका डेट आप लोग याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसे हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। इतना बात आप लोगों को पता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ के उपराज्यपाल, लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर यहाँ का हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले पाए जाते हैं, एक है लेह और सेकंड है कारगिल। इसमें से जो लेह है यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी। इसके बाद हम देखते हैं लद्दाख का भौगोलिक संरचना कैसा है, कहाँ है। ये देखिए, ये वाला था जम्मू एंड कश्मीर, ये पीओके का क्षेत्र था। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और यहाँ पर हमने बताया था ट्रांस हिमालय। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई थी कि ये ट्रांस हिमालय है, इसे हम वृहद हिमालय कहते हैं, इसे मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। आज जो हम बात करेंगे वो है ट्रांस हिमालय पर। देखिए, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती है, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है ना। इसमें से जो पहली श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम। मध्य वाले को हम कहते हैं लद्दाख, और जो 3rd श्रेणी है इसका नाम है जास्कर। आज हमें इनके बारे में बात करनी है। ये देखिए, ये वाला था जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो एरिया है ये है लद्दाख का। तो लद्दाख के अंतर्गत आ रहा है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है 3 समानांतर या फिर मैं कहूँ पैरेलल रेंज, जिसमें ये ऊपर वाला है काराकोरम, बीच वाला जो मध्य है उसका नाम है लद्दाख, और जो सबसे निचला है वो है जास्कर। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जास्कर पर। सबसे फर्स्ट है जास्कर। जास्कर में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो वृहद हिमालय के उत्तरी ओर स्थित है। इसमें कुछ घाटियां पाई जाती है। आप लोग फर्स्ट याद रख लीजिए कि इसमें कुछ जो है घाटियां या फिर वैलीज पाई जाती है जास्कर रेंज में। उसमें फर्स्ट है सुरु घाटी।
ये जो सुरु घाटी है, ये सुरु नदी के कारण ये घाटी बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है सुरु घाटी। सेकंड है शिगार वैली। थर्ड है पुगा वैली और फोर्थ है हुंजा वैली। आप लोगों को इन घाटियों का नाम याद रखना है कि ये किस रेंज में है। ये जास्कर रेंज में है। इनमें से एक ये जो पुगा वैली है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पुगा वैली है इसमें पाया जाता है हॉट स्प्रिंग। इसे हम गर्म सोता भी कहते हैं। ये पुगा वैली में पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है भूमि से निरंतर वहाँ से गर्म पानी निकलती रहती है। जो भूगर्भ रहता है वहाँ से निरंतर 24 घंटे गर्म पानी निकलते रहता है, जिसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। अगर ऐसा ही हॉट स्प्रिंग देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है उसके मणिकर्ण में है, और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तातापानी, यहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग। घाटियों के अलावा अगर हम बात करें तो एक जास्कर रेंज में पाया जाता है, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है जोजिला। जो ये जोजिला दर्रा है ये हमको रास्ता देता है लेह से श्रीनगर के लिए। जब हम लेह से श्रीनगर जाएंगे तो हमको जो जिस पास से होकर गुजरना पड़ेगा उसका नाम है जोजिला। इसी जोजिला पास में बना हुआ है जोजिला टनल, जो इसी पास के नाम पर है, जोजिला टनल। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक जास्कर रेंज में थर्ड पाया जाएगा, एक स्थान है द्रास। ये जो द्रास है ये एक जगह का नाम है। ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ठंडा स्थल है। इसको आप लोग याद रखेंगे, सेकंड नंबर का, पूरे विश्व में सेकंड नंबर का सबसे ठंडा स्थल है। इसे भी पूछ सकता है कि ये द्रास क्या है या फिर ये कौन से नंबर का ठंडा स्थल है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे द्रास। ये जो तीन हम लोग बात किए हैं ये तीनों हैं जास्कर रेंज के अंतर्गत, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख पर। सेकंड है लद्दाख। लद्दाख में देखिए ये मैंने बनाया था काराकोरम, लद्दाख और ये था जास्कर, है ना। अभी हम लोगों ने जास्कर पर बात की। जास्कर के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में यहाँ से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। जास्कर रेंज के उत्तरी ओर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और अभी हम पढ़ रहे हैं लद्दाख। ये वाला लद्दाख है। इस लद्दाख के उत्तरी ओर प्रवाहित होती है श्योक नदी। ये वाली जो नदी है ये है श्योक नदी और ये है सिंधु नदी। किसके किसके बीच में बह रही है सिंधु नदी? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है सिंधु नदी। और जो ये लद्दाख है उसके उत्तरी ओर से बह रही है श्योक नदी, जो कि आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है और वो लद्दाख के उत्तरी ओर से आके सिंधु नदी में मिल रही है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई लद्दाख में। और अगर हम देखें सेकंड, तो लद्दाख का जो पठार है, लद्दाख का पठार है ना, इस लद्दाख के मतलब पठारों के कई प्रकार होते हैं। तो जो लद्दाख का जो पठार है उसे हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, या फिर इसको हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। देखिए जो पठार रहता है उसके कई टाइप्स रहते हैं, उसमें से एक टाइप है ये अंतर पर्वतीय पठार। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो लद्दाख का पठार है वो किस टाइप का पठार है? तो उसका आंसर है या तो वो अंतर पर्वतीय लिखा रहेगा या फिर पिडमोंट प्लेटू लिखा रहेगा। ये प्रकार है, लद्दाख के पठार का प्रकार है।
तो अंतर पर्वतीय या फिर पिडमॉन्ट प्लेटू। ये अंतर पर्वतीय क्या होता है, मतलब कि पठार के चारों ओर पर्वत रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र रहेगा और बीच में ये पठार रहता है, इसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय या फिर पिडमॉन्ट प्लेटू। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लद्दाख का जो पठार है वो कौन से प्रकार का प्लेटू है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो लद्दाख का रेंज है, हमारे इंडिया का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, ये जो सीमा रेखा मान लीजिए आप लोग ये इंडिया की, तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर एक लेक पाया जाता है जिसका नाम है पेंगोंगसो लेक। ये जो पेंगोंगसो लेक है ये अभी हाल ही में विवाद का कारण है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। सिर्फ आप लोग याद रखिए कि ये लद्दाख रेंज में एक लेक है, वो है पेंगोंगसो लेक, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो लद्दाख का जो रेंज है, ये जो आगे जा रहा है, मतलब तिब्बत की ओर जो इसका आगे जो विस्तार हुआ है, इसे हम जानते हैं कैलाश पर्वत के नाम से, कैलाश पर्वत। देखिए हमारे इंडिया में ये कहलाता है लद्दाख, लेकिन जब वो हमारे भारत की सीमा को पार करके जब वो तिब्बत के क्षेत्र में जो इसका विस्तार हुआ है, उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं तिब्बत में। इसके अलावा जो लद्दाख रीजन है उस पर ट्राइब्स पाए जाते हैं, आप लोग ट्राइब्स याद रख लीजिए। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्राइब्स, एक है ब्रोकपा, इसको भी पूछ लेता है कि ये ब्रोकपा क्या है, पहाड़ पूछ सकता है, नदी पूछ सकता है कि क्या है, तो वो एक ट्राइब्स है, एक जनजाति है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ब्रोकपा, ड्रोकपा और एक है चांगपा। ये यहाँ के ट्राइब्स है। जो लद्दाख रेंज है वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु या फिर हम कहें बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मठ पाया जाता है। एक मठ का आप लोग नाम याद रखेंगे, उस मठ का नाम है गोम्पा मठ, गोम्पा मठ। अगर ये पूछ लिया ये किस चीज़ से संबंधित है, गोम्पा मठ को नहीं दिया, सिर्फ पूछ रहे गोम्पा किस चीज़ से संबंधित है, तो गोम्पा जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि एक मठ है। ये हो गई हमारी लद्दाख पर चर्चा। इसके बाद हमको करनी है काराकोरम। थर्ड है काराकोरम रेंज। अगर हम काराकोरम की बात करें तो सबसे जो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी है, सबसे पहला वाला जो है वो काराकोरम श्रेणी है, इस पर पाया जाता है, इस पर स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है। आप लोग जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जिसे आप लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो K2 है या फिर जो गॉडविन ऑस्टिन है वो कौन से रेंज में स्थित है, वो काराकोरम रेंज में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये जो है हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जो गॉडविन ऑस्टिन है हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है और पूरे विश्व का सेकंड नंबर का, भारत का फर्स्ट और जो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर का जो ये है हाईएस्ट पीक है या फिर सबसे ऊंचा पर्वत रेंज है। ये कहाँ पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा काराकोरम रेंज में एक पास पाया जाता है, यहाँ पर एक पास पाया जाता है जिसे हम कहते हैं खारदुंग ला। पास का नाम है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, खारदुंग ला। ये जो खारदुंग ला है ये हमको रास्ता देता है भारत से चीन के लिए। इधर भारत है और चीन है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 4 प्रकार के ला का आप लोगों को नाम दे दिया या फिर 4 प्रकार के पास का नाम दे दिया और बोला कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कौन सा रास्ता देता है, तो ये जो खारदुंग ला है भारत से चीन जाने के लिए हमको रास्ता देता है खारदुंग ला। ये काराकोरम रेंज में ही स्थित है। इसके अलावा काराकोरम रेंज में ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर, उन ग्लेशियर का नाम आप लोग याद रखेंगे। देखिए ग्लेशियर क्या होता है,
बहुत बड़े स्तर पर बर्फ़ या फिर हम कहें हिम का जमाव रहता है, बहुत 50-60 किलोमीटर दूरी तक है, पूरा हर जगह हिमकण ही जमा रहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर या फिर हिमनद। तो जो काराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उसके नाम आप लोग याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट वाला जो है बाटुरा, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन और लास्ट है ससाइमी। ये सारे जो काराकोरम रेंज है उसमें पाए जाने वाले ग्लेशियर है। सब बाटुरा, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन और ससाइमी। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन ये जो 6 आप लोगों को ग्लेशियर दिख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा है ये सियाचिन ग्लेशियर, जो यहाँ का इस रेंज का काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा सियाचिन में पाया जाता है, एक तो सबसे बड़ा है काराकोरम रेंज का, इस रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये भी पूछ सकते हैं इस रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये हो गई काराकोरम रेंज पर बात। लद्दाख में आप लोगों के लिए जो हमने अभी तक देखी है वो भौगोलिक संरचना लद्दाख में पढ़ने के लिए ये थी लद्दाख की भौगोलिक संरचना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अभी जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसका कारण क्या था और किस प्रकार से वो आगे बढ़ा और अभी तक की किस स्थिति में है। अभी आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे तो कभी भी युद्ध की स्थिति हो सकती है। तो हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इतिहास में क्या हुआ था और कैसे वो लाइन खींची गई है, LAC जो लाइन है वो कैसे खींची गई है और सीमा विवाद क्या चल रहा है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लद्दाख में अगर इसको नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947। देखिए 1947 के पहले जब हम गुलाम थे या फिर मैं कहूँ कि जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, है ना, हम पर जो इंडिया का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार था अंग्रेज़ों का या फिर ब्रिटिशर्स का। ये देखिए, है ना, ये हमारा भारत है। थोड़ा सा आप लोग पहले जान लीजिए कि कहाँ पर कौन सा देश स्थित है। यहाँ पर है तिब्बत, जस्ट भारत से लगता हुआ यहाँ पर है तिब्बत, और तिब्बत से लगता हुआ है चीन, और उससे लगता हुआ ऊपर है रूस, जो चीन से साझा करता है ना, चीन से जो अपनी सीमा रेखा साझा करता है। बात उस समय की है 1947 से पहले जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो ये जो इंडिया का क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स के अधीन था, इस पर जो पूरा क्षेत्राधिकार था ब्रिटिशर्स का था। उस टाइम जो रूस है, रूस भी एक अपने आप में प्रभावशाली राष्ट्र हुआ करता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से रूस का प्रभाव उनके क्षेत्र में पड़े। उनका ब्रिटिशर्स का जितना भी क्षेत्र था उसमें एक क्षेत्र था ये इंडिया, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रूस का किसी भी प्रकार से प्रभाव हमारे इंडिया पर पड़े। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, सबसे पहले तिब्बत को बफर स्टेट घोषित किया था। बफर स्टेट का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि तिब्बत को किसी भी प्रकार की अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, हर प्रकार से सपोर्ट उसको ब्रिटिशर्स करते थे, मतलब इंडिया की साइड से जाता था हर प्रकार का सपोर्ट। तो वो किसी और पर निर्भर नहीं था, वो इंडिया पर ही निर्भर था। इस प्रकार से ये क्या है, इन लोगों से
तिब्बत को थोड़ा सा कट करके इसलिए रखा था क्योंकि अगर मान लो ये रूस चाइना, ये जो चाइना है इस पर प्रभाव था रूस का, अगर ये लोग मिलके धीरे से तिब्बत को अपने में कर लेते तो उन लोगों को भारत को हथियाना आसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसको बफर स्टेट घोषित किया था और इसकी हर ज़रूरत को पूरा ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किया था अपने क्षेत्र को बचाने के लिए यहाँ पर एक लाइन का निर्धारण, जिसे हम कहते हैं जॉनसन लाइन। ये वाला जो लाइन है जॉनसन लाइन, इसका भी निर्धारण किया था अंग्रेज़ों ने या फिर ब्रिटिशर्स ने। ये जो जॉनसन लाइन है, इससे ये पता चलता है उन्होंने बिल्कुल तिब्बत से और चीन से अपने क्षेत्र को अलग कर दिया था और अपना एक सीमा निर्धारित कर दिया था कि इसके इधर का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिशर्स का है और ये जो तिब्बत है ये अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उस समय था। ये बात है उस समय की जब अंग्रेज हम पर मतलब इंडिया पर शासन करते थे। इसके बाद 1947 का समय आया। 1947 में जो है हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज चले गए। हुआ ये था कि जब ये वाला क्षेत्र जिस पर इन्होंने सीमा रेखा तय किया था, ये पूरा क्षेत्र आना था हमारे पास, और उस टाइम वो हमारे पास था। ये वाला पूरा क्षेत्र जो इंडिया का जो भी ब्रिटिशर्स का था वो सब हमारे पास आया, हमारा भारत देश का क्षेत्र बना। लेकिन जो ये चीन था ये बिल्कुल भी ना ही ये बफर स्टेट को मानता था और ना ही जॉनसन लाइन को मानता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लगभग 1950 का समय है। यहाँ पे तिब्बत, यहाँ पे चाइना। लगभग 1950 के समय क्या होता है, चीन जो है धीरे धीरे आक्रमण कर देता है तिब्बत पर और अपना प्रभाव यहाँ पर स्थापित करने का कोशिश करता है। आक्रमण कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, लूटपाट कर रहा है और तिब्बत को अपने क्षेत्र में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अपने विस्तारवाद की नीति के तहत वो तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाना चाह रहा है। इस टाइम क्या करना था, यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हें यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर चीन यहाँ तक आ सकता है तो हमारे क्षेत्र पे भी अधिकार कर सकता है। पर इन्होंने क्या कहा, ये चीन का आंतरिक मामला है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहकर ये शांति की नीति अपनाए और किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ये तिब्बत के लिए नहीं किए, किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट तिब्बत के लिए नहीं किए। धीरे धीरे चीन यहाँ पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को हथियाने लगा। अब यहाँ पर जो भी ऑटोनॉमी की बात कर रहा था या फिर जो भी नेता थे, जो भी स्वराज की मांग कर रहे थे या फिर अपना स्वतंत्र तिब्बत चाह रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा निर्ममता से उनकी हत्या की गई और बहुत ही ज़्यादा लूटपाट, डराना धमकाना, आक्रमण, ये सब तिब्बत के ऊपर बढ़ने लगा। इसी समय यहाँ के एक सर्वोच्च बौद्ध गुरु कहे जाते हैं, सर्वोच्च बौद्ध गुरु, तिब्बत के सर्वोच्च बौद्ध गुरु दलाई लामा। ये जो दलाई लामा है ये भागकर शरण लेते हैं इंडिया में, क्योंकि ये भी बात करते थे स्वराज की, ये भी स्वतंत्र तिब्बत चाहते थे, ये भी ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। तो जो चीन है इनकी भी निर्ममता से हत्या हो सकती थी, इसलिए ये भागकर अपने इंडिया में शरण ले लेते हैं और इंडिया वालों ने इन्हें शरण दिया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर। ये वाला जो बात है ये आ चुका है, क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में, ये वाला आ चुका है कि जो दलाई लामा है उन्हें किस प्रदेश में शरण दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नामक स्थान है जहाँ पर इन्हें शरण दिया गया है। अब जो चीन है उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि हम जो इंडिया वाले हैं वो दलाई लामा को शरण दिए हुए हैं या उन्हें रोके हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनके जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अब जो चीन है वो अटैक करने की सोच रहा है इंडिया पर। ये तिब्बत को हथिया चुका है और अब वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है इंडिया पर। और जो हम इंडिया वाले लोग हैं, जो भारत है, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है कि जो चीन है वो हम पर आक्रमण कर सकता है या फिर किसी भी प्रकार से वो हम पर आक्रमण करेगा, ये युद्ध हो सकता है। और चीन जो है वो आक्रमण करने की सोच रहा है, अपनी रणनीति बनाता है। और लगभग 1962 का समय है। 1962 में चीन की साइड से इंडिया पर आक्रमण होता है इस क्षेत्र से। अब देखिए, हम तो बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, तो उस टाइम जो है इंडिया की
हार हो जाती है 1962 में, जब चीन आक्रमण करता है तो इंडिया की हार होती है, और जहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा होती है। जिस जगह में, जिस स्थान पर युद्ध विराम की घोषणा होती है, चीनी सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं और इंडिया वाले सैनिक वहीं तक रुक जाते। तो जो चीन था वो यहाँ तक के आ चुके थे और इस क्षेत्र तक की जो है यहाँ तक आक्रमण हो चुका था, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा हुई और चीनी सैनिक यहीं पर रुक गए। और उसी समय खींचा गया ये एक काल्पनिक लाइन जिसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बात है उस समय की, लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बात थी कि हमने सिर्फ दलाई लामा को शरण दिया है इसलिए चीन वाले लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही गुस्सा था या कुछ और बात था जिसके कारण चीन धीरे धीरे हमारे इंडिया पर आक्रमण किया? उस चीज़ को समझते हैं हम। थोड़ा सा चीन के हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए, चीन के एक साम्यवादी नेता हुआ करते थे, माओ त्से तुंग। ये चीन के थे, माओ त्से तुंग साम्यवादी नेता है और वो है, उनका नाम है माओ त्से तुंग, चीन के हैं। इनकी एक पॉलिसी होती थी 5 फिंगर पॉलिसी। फाइव फिंगर पॉलिसी में क्या था, एक हैंड ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें जो ये रिस्ट वाला जो इलाका है, जहाँ पे जो कलाई है वाला क्षेत्र है चाइना, जो हथेली है वो है तिब्बत, और ये जो 5 उंगलियां हैं ये हिमालयन राज्य या फिर हिमालय का क्षेत्र है। हिमालयन क्षेत्र है। तो इनकी जो नीति थी, इनकी जो पॉलिसी थी माओ त्से तुंग की, वो ये थी कि 5 फिंगर पॉलिसी के तहत ये जो क्षेत्र आ रहा है चाइना, तिब्बत और ये जो 5 हिमालयन राज्य या फिर 5 हिमालयन क्षेत्र है, इस पर सब पर पूरे हाथ पर जो अधिकार है वो चाइना का होना चाहिए था। ये जो हाथ मैंने बनाया है, चाइना के अलावा तिब्बत और ये जो हिमालय का ये जो 5 क्षेत्र है, ये पूरा के पूरा चीन के अंतर्गत होना चाहिए, या इस पूरे हाथ पर अधिकार चीन का होना चाहिए। ये थी पॉलिसी माओ त्से तुंग की। और इसी माओ त्से तुंग की जो पॉलिसी अपनाते हैं वो अभी माओवादी कहलाते हैं। आप लोगों को पता है माओवादी अभी कैसा काम करते हैं, है ना। तो ये थी 5 फिंगर पॉलिसी। इस 5 फिंगर पॉलिसी के अंतर्गत ये जो हिमालयन क्षेत्र थे 5, उसको आप लोग याद रखेंगे कौन कौन से थे। एक था लद्दाख, मैं ये फिंगर्स की बात करी हूँ, एक ना हिमालयन क्षेत्र। सेकंड है नेपाल, सिक्किम जो कि भारत का राज्य है, एक आप लोगों को पता है, भूटान, और एक लास्ट है, एक तवांग नामक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का। ये जो 5 क्षेत्र है, ये 5 हिमालय रेंज के अंतर्गत आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, अगर इंडिया का मैप देखते हैं, ये लद्दाख रीजन अभी हम पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर लगता हुआ है नेपाल, उसके बाजू में है सिक्किम, हमारा इंडिया का राज्य है, उसके बाद भूटान और उसके आगे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 जो हिमालय के क्षेत्र हैं, ये सब के सब पर अधिकार होना चाहिए चाइना का, ऐसी इनकी नीति थी। और जो अभी चाइना है वो इसी पॉलिसी के तहत काम करता है, और जो चाइना की पॉलिसी है वो है सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, ये सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कि स्लाइस मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा, वो किसी क्षेत्र पर किसी क्षेत्र के छोटे से
किसी अगर मान लो राज्य है, उसके छोटे से क्षेत्र पर अपना अधिकार करेगा कि ये छोटा क्षेत्र हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। उसके बाद वो धीरे 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 पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने लगता है। इसे हम कहते हैं चीन की विस्तारवाद की नीति। विस्तारवाद मतलब अपने क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाना और अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितना ज़्यादा हो सके उतना विस्तार करना। तो इसी जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, इसी के अंतर्गत अभी चाइना काम कर रहा है। और धीरे धीरे देखिए, वो अभी लद्दाख रीजन में अभी जो चल रहा है सीमा विवाद, LAC के पास थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था जो जहाँ पर 20 जवान शहीद हुए थे, गलवान घाटी, वहाँ पर थोड़े दिन पहले डोकलाम विवाद हुआ था। तो ये सब कौन सा रेंज है? सब भूटान, सिक्किम, सब इंडिया का रेंज है ना। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे वो अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, ये है LAC लाइन, ये है LAC लाइन और ये POK का क्षेत्र हो गया, समझ लीजिए। ये जम्मू एंड कश्मीर और ये ऑक्साई चीन। अब जो हमारा जो लद्दाख का जो अभी मैंने बताया राजधानी, वो है लेह। लेह से लेकर यहाँ पर एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसे हम कहते हैं दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी, यहाँ तक के एक रोड का निर्माण किया, भारत सरकार द्वारा एक रोड का निर्माण किया गया है। यहाँ दौलत बेग ओल्डी एक जगह का नाम है ना। वहाँ तक के लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक के एक रोड बनाया गया है। अभी देखिए, ये जो रोड है, एक तो कहाँ पे लग रहा है, वो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वहाँ तक हमको रास्ता देता है फर्स्ट। और जो सेकंड है, ये रोड लग रहा था इस जो LAC की जो रेखा है उसकी सीमा से लगता हुआ था, मतलब जस्ट उसके पास से LAC लाइन गुजर रहा है। तो चीन वाले लोगों को इस रोड से इसलिए आपत्ति हुई कि उन लोगों की जो विस्तारवाद की नीति है, जो एक छोटा सा स्लाइस के बाद उन लोग पूरा क्षेत्र को हड़पने की जो कोशिश थी, जो माओ त्से तुंग की जो लद्दाख रेंज जो चाहता था कि हिमालय का जो लद्दाख क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आए, मतलब चीन के अंतर्गत आए, उस पर उनको दिख रहा था अड़चन कि अगर ये रोड बन जाएगा तो यहाँ रोड से डायरेक्ट अगर कभी युद्ध की स्थिति होती है तो यहाँ से युद्ध का जो भी सामान रहता है उसे पहुँचाने में आसानी होगी। और यहाँ पे दिख रहा था कि इसके तहत हम विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये जो LAC का लाइन था, यहाँ पर एक क्षेत्र है, हमारे इंडिया का क्षेत्र है गलवान घाटी। गलवान घाटी में उत्पात मचाना चालू किया और उसी के तहत जो झड़प हुई थी उसमें हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, ये आप लोगों को पता है। ये गलवान घाटी, गलवान नदी के कारण इसका नाम गलवान घाटी पड़ा है, ठीक है, गलवान नदी के कारण। ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा का विषय था। अब लड़ाई के बारे में सब जानते हैं, कितने जवान शहीद हुए थे सब जानते हैं, लेकिन जो गलवान घाटी है वो गलवान नदी के कारण घाटी का नाम पड़ा है। और ये जो गलवान है वो श्योक नदी की सहायक नदी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो गलवान नदी है वो श्योक नदी की सहायक नदी है और ये था गलवान घाटी वाला मामला। इसी चीन के जो विस्तारवाद की पॉलिसी, इसके तहत अगर हम देखें, अगर मैं मैप को थोड़ा कंप्लीट करती हूँ, है ना, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये है भूटान का और जस्ट यहाँ कॉर्नर में है ये हमारा राज्य है सिक्किम। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है डोकलाम जो कि आ रहा है भूटान के अंतर्गत। थोड़े समय पहले आप लोगों को पता है जो चीन है, चीन डोकलाम विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ये जो डोकलाम का क्षेत्र है ये भूटान के अंतर्गत आता है, लेकिन ये साझा करता है सिक्किम के साथ, हमारा जो सीमा रेखा है वो साझा करता है। अगर चीन यहाँ तक ये पहुँच जाता, डोकलाम में क्या था, चीन वाले लोग कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे थे, रोड बनाना चालू कर रहे थे और इस पर जो इंडिया है उन इंडिया वाले लोगों ने, भारत सरकार ने आपत्ति दिखाई और उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। इसके पीछे क्षेत्र क्या था, सिर्फ रोड बनाना नहीं था कि हमको सिर्फ सामान इधर से सामान लेन देन करने के लिए रोड बनाना है। उनका मकसद ये था कि अगर ये डोकलाम के क्षेत्र तक पहुंच जाते तो बिल्कुल इसके जो
जो सीमा साझा कर रहा है वो हमारा इंडिया का जो क्षेत्र था सिक्किम जो राज्य है उससे साझा कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक या फिर इसी को हम बोलते हैं सिलीगुड़ी। ये जो छोटा सा गलियारा है, देखिए ये जो है इधर हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 पूर्वोत्तर के राज्य वो हैं, और इधर पूरा हमारा भारत है। और सिर्फ भारत के साइड से पूर्वोत्तर के राज्य में जाने के लिए सिर्फ एक ये जो गलियारा दिख रहा है, ये जो मार्ग दिख रहा है, सिर्फ एक यही मार्ग है। अगर जो चीन के लोग हैं यहाँ डोकलाम तक के पहुँच जाते तो उनको यहाँ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ तक पहुँचने में समय नहीं लगता। उसके बाद जो ये पूर्वोत्तर के राज्य थे वो पूरी तरीके से इंडिया से कट हो जाता। इसलिए भारत ने यहाँ पर आपत्ति दिखाई और उन लोगों को जो चीन जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था उनको पीछे हटना पड़ा। ये था ये डोकलाम वाला मामला। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का एक तवांग क्षेत्र है, तवांग, जिस पर चीन अपना अधिकार करता है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को एक पेंगोंगसो लेक, लद्दाख के रीजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक लेक है। लद्दाख के जो हमारे इंडिया का जो ये सीमा रेखा है उसके पास एक लेक है जो LAC से लगता हुआ है ना, यहाँ पर है एक पेंगोंगसो लेक। ये कुछ समय चीन के साथ विवाद का कारण था। पेंगोंगसो लेक, देखिए इस लेक में जो 2/3 पोर्शन था वो चाइना का है, जो उसका 2/3 क्षेत्र है उस पर अधिकार चाइना का है, और जो 1/3 था उस पर अधिकार हमारे भारत देश का था। अब चीन क्या कर रहा है, अपने विस्तारवाद की नीति के तहत ये 2/3 से आगे बढ़ के जो हमारा क्षेत्र है 1/3 उस पर भी अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये जो पेंगोंगसो लेक है ये अभी विवाद का कारण बना हुआ है, ये भी है ना, ये भी विवाद का कारण है। और इस प्रकार से जो सीमा रेखा का विवाद चीन और भारत के बीच में हमेशा होता रहता है, और अभी बहुत ही ज़्यादा युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बल्कि कभी भी युद्ध हो सकता है। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है अभी गरमाया हुआ है। ये था चीन और भारत का सीमा रेखा का विवाद, जिसे आप लोगों को आप लोग समझे होंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए राज्य के साथ। ठीक है, थैंक यू।